हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बायोस और दूसरा लोगस। बायोस और दूसरा होता है लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ या जीव, और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, अर्थात जीवों का अध्ययन ही कहलाता है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ या जीवों का अध्ययन ही कहलाता है जीव विज्ञान। तो जीवों का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन या इसे हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ कहलाता है जीव विज्ञान। क्लियर? अब जो जीव होते हैं, एक तो हो जाता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। तो सजीव जो होते हैं जिनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है उसे हम सजीव कहते हैं, और जिनकी बॉडी एटम से मिलकर या परमाणु से मिलकर बनी होती है उसे हम निर्जीव कहते हैं। जैसे ये पेन किससे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है जिसे हम एटम कहते हैं। तो जो एटम से मिलकर बना है उसे हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग या निर्जीव। और जिसे हम जो सेल कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे हम कहते हैं सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक सजीव हो जाएंगे और दूसरा अपना क्या हो जाएगा? निर्जीव। सजीव में अपना आ जाएगा बैक्टीरिया आ गया, पादप इनकी प्लांट, एनिमल जानवर, ये सब आ जाते हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और जो नॉन लिविंग या निर्जीव होते हैं उसके अंतर्गत आ जाता है अपना टेबल, कुर्सी, मेज, पेन, ये आपका स्क्रीन, ये भी स्क्रीन बोर्ड जो है ये भी क्या है? निर्जीव है। क्लियर हुआ? अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो वायरस होता है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सजीव और निर्जीव के बीच की जो संयोजी कड़ी होती है उसे हम कहते हैं वायरस। चित्र में आपके सामने दिखाया गया है कि ये वायरस है। वायरस एक निर्जीव है, या हम इसे कह सकते हैं कि यह निर्जीव और सजीव के बीच की संयोजी कड़ी है। यह पोषित कोशिका से ऊर्जा ग्रहण कर सजीव की भांति व्यवहार करते हैं। जब तक इनको कोई लिविंग और या होस्ट सेल नहीं मिलती है तब तक ये नॉन लिविंग की भांति व्यवहार करते हैं, और जब ही इनको कोई पोष्य होस्ट कोशिका मिल जाती है तब ये सजीव की भांति व्यवहार करने लगते हैं और होस्ट सेल से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है? इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच कनेक्टिंग लिंक या संयोजी कड़ी कहा जाता है। ठीक है? यह अकोशिकीय जीव होता है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वायरस। आपने देखा होगा कोरोना वायरस को, अभी कोरोना ने बहुत बड़ा कहर बरपाया था। अभी एक नया वायरस चीन ने फिर से दस्तक दे दी है, HMPV वायरस ने, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ने, जिसके लक्षण भी निमोनिया के समान होते हैं, इसलिए उसे HMPV वायरस कहते हैं। तो अभी अपने पूरे विश्व में कोरोना ने बहुत बड़ा कहर बरपाया था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। तो उसमें कहा गया था कि 14 दिन 7 दिन तक आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा ठीक होने के बावजूद भी। तो जो कोरोना वायरस था उसकी लाइफ शुरू में बोल दी गई थी कि 14 दिन है। तो उतने दिन तक अगर उसको कोई होस्ट सेल मिल जाती है तो एज ए लिविंग की भांति काम करने लगेगा, रैपिडली ग्रोथ कर लेगा वो।
और अगर उस अवधि तक उसको कोई भी होस्ट सेल नहीं मिलती है तो 14 दिन में ही वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता था। तो वायरस जो होता है यह एक अकोशिकीय है, एकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, और अगर इसको होस्ट सेल मिलती है या इसको कोई ऐसी सेल मिलती है जो पोषित कोशिका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं होस्ट सेल या पोषित कोशिका मिलती है, तो उससे अपना भोजन प्राप्त करता है और लिविंग की भांति व्यवहार करने लगता है। और अगर इसको कोई भी होस्ट सेल नहीं मिलती है तो ये नॉन लिविंग की तरह रहता है, और जो इसकी लाइफ साइकिल है उतने दिन में ही इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि सजीवों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, किन किन आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो जीव है यह एक सजीव है, यह निर्जीव कह सकते हैं। तो सजीव की कुछ क्या होंगी, विशेषताएं होंगी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सामने कोई जीव है यह सजीव है। तो पहली तो अपनी हो जाएगी कि इसका कोशिका संगठन होता है। सजीवों का क्या होता है, कोशिका संगठन। तो जिस तरीके से मकान छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बना, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से बॉडी यानी कि शरीर या ऑर्गेनिज्म, जीव भी छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बना होता है, और उस यूनिट को हम सेल या कोशिका कहते हैं। और जैसे सेल या कोशिका होती है, इनके समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, और ऊतकों का समूह मिलकर बनाता है अंग, ऑर्गन। ऊतक का समूह क्या बनाएगा, ऑर्गन। तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू या ऊतक, और ग्रुप ऑफ टिश्यू यानी कि ऊतकों का समूह मिलकर बनाएगा ऑर्गन या अंग, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। और कई सारे अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं एक इंडिविजुअल बॉडी। यानी कि शरीर का निर्माण करते हैं। तो सेल मिलकर बनाएगी टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाएंगे अंग, और अंग मिलकर बनाएंगे अंग तंत्र, और कई सारे अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं जीव का निर्माण करते हैं, एक एक व्यक्तिगत ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, इंडिविजुअल बॉडी का निर्माण करते हैं। चित्र में आपको दिखाया, सेल टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बना, कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल बॉडी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा सजीवों की दूसरी विशेषता होती है कि उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। जीव द्रव्य को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसका एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड पार्ट होता है, एक होता है सॉलिड पार्ट। तो जो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट होगा, लिक्विड पार्ट, तो जो लिक्विड पार्ट होगा, तरल भाग होगा, वो होता है कोशिका द्रव, और एक होता है केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और केंद्रक द्रव को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड वाला फॉर्म होता है, ये बना होता है प्रोटोप्लाज्म का, या जीव द्रव्य का जो लिक्विड वाला पार्ट होगा या तरल भाग जिसे हम कहते हैं, ये बना होगा साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव, और दूसरा जो भाग होगा वो बना होता है केंद्रक द्रव। अर्थात
न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? और जो इसका सॉलिड वाला पार्ट होता है, ठोस भाग होता है, वो कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनल्स। जो इसका सॉलिड पार्ट होता है, ठोस भाग होता है, उसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स या इसे हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ठीक है, और इसके अलावा प्लास्टिड्स वगैरह बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, जिसको हम सेल का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें एक एक सेल ऑर्गेनल्स या एक एक कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। क्लियर? अभी आपको इतना ही याद रखना कि एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट में मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें पाया जाता है सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जो सजीव होते हैं उनमें चयापचय की प्रक्रिया पाई जाती है। चयापचय को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उनको बोलते हैं उपापचयी। ये दो प्रकार के रिएक्शन से मिलकर बनी होती हैं। एक को बोलते हैं एनाबॉलिक, या इसी को कहते हैं एनाबॉलिज्म, और हिंदी में कहेंगे उपचय क्रिया। और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक या अपचयी क्रिया। तो उपचयी जो क्रिया होगी इसमें सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का या कॉम्प्लेक्स फॉर्म का निर्माण करते हैं। सरल अणु जटिल भोज्य पदार्थों का निर्माण करेंगे तो उसे हम कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। और जब जटिल अणु सिंपल अणुओं में या कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होंगे वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसी क्रिया को हम कहते हैं अपचयी क्रिया। तो जब सरल पदार्थ जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल किसका कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स का कार्बोहाइड्रेट या अपना भोजन का निर्माण करना। तो यह जो क्रियाएं होंगी कौन सी होंगी? ये एनाबॉलिक रिएक्शन होंगी। तो इसके अंतर्गत उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना भी एक कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? अपनी उपचयी क्रिया। तो कभी कभी क्वेश्चन सीधा ऐसे ही पूछ लेते हैं कि उपचयी क्रिया कौन सी होती है और अपचयी क्रिया कौन सी होती है, मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन कौन सी है और कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी है, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? इसको याद रखना आपको। इसके अलावा विटामिन डी का सिंथेसिस होना, संश्लेषण होना, निर्माण होना, यह भी एक कौन सी है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। वहीं अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म को देखें कि उसके अंतर्गत कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो उसके अंतर्गत एग्जाम्पल हो जाएगा अपना पाचन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन और रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। तो पाचन, उत्सर्जन, जो श्वसन की क्रियाएं होंगी यह कौन सी होती हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट होता है? सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या हो जाता है? कैटाबॉलिक में कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म रहेगा वो किस में बदल जाएगा? सिंपल में, सरल में। या हम कह सकते हैं जटिल भोज्य पदार्थ
सरल अणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं अपचयी क्रिया या कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसके अंतर्गत श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है। वहीं अगर हम बात करें कि उपचय की क्रिया कौन सी होगी, तो उपचय की क्रिया वह क्रिया होगी जिसमें सरल अणु जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं या जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपचय क्रिया। इसके अंतर्गत आ जाएगी अपनी विटामिन डी का निर्माण या विटामिन डी का संश्लेषण, इसके साथ ही अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों के द्वारा भोजन का निर्माण करना है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना कहलाती है अपनी उपचय क्रिया। क्लियर? तो ये जीवों का महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ये अगली उसकी विशेषता हो जाएगी कि उसमें पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। शरीर के बढ़ने, विकसित होने और जीवन के रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मैक्रो एलिमेंट होते हैं और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं। कुछ लघु पोषक तत्व होते हैं, कुछ दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। तो जो लघु पोषक तत्व होंगे उन्हें कम मात्रा में लेना पड़ते हैं उन तत्वों को, और जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं उन्हें ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। इसके अलावा पोषण जो हो जाएगा ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी पोषण वह कहलाता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। इसके अंतर्गत आता है हरे पेड़ पौधे। हरे पादप या पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वो कहलाते हैं स्वपोषी। और दूसरा होता है परपोषी हेटेरोट्रॉपिक। परपोषी वे जीव कहलाते हैं जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषी। इसमें सभी प्रकार के जितने भी एनिमल होते हैं, ऑल एनिमल, सभी कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। क्लियर हुआ? तो पोषण के आधार, पोषण भी का पाया जाना जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसके अलावा आता है अन्य जो विशेषता होती है उसे हम कहते हैं पाचन। तो पाचन एक प्रकार की अपचयी क्रिया है, अभी हमने जाना है। अपचयी कौन सी कहलाती है? कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक, हिंदी मीडियम वाले भी ये कैटाबॉलिक शब्द जरूर याद रखें, क्योंकि अपचयी उपचयी ना देकर वो सीधा बोल देते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो यह अपचय मतलब कैटाबॉलिक, जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। याद रहे, मनुष्य केवल 3 चीजों का ही डाइजेशन करता है, और कोई भी चीज खाएगा 7 के अलावा 8वीं चीज नहीं खाता है या पीता है। वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, इसके साथ ही फाइबर्स और विटामिन, ये 7 चीजें ही खाएगा या पिएगा। लेकिन डाइजेशन, जो पाचन की क्रिया होती है, वो केवल 3 की होती है, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की। बाकी सब का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण होता है। याद रखना इसको। इसके अलावा एक अन्य विशेषता होती है सजीवों की श्वसन क्रिया करना। जीवित कोशिकाओं का ऑक्सीजन ग्रहण करके ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है वो चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, दोनों ही श्वसन की क्रिया करते हैं, और दोनों ही श्वसन की क्रिया के दौरान क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। याद रखना इसको। तो C6H12O6 ग्लूकोज प्लस इधर आ जाएगा 6O2, तो बन जाएगा 6CO2 और 6H2O प्लस, ऊर्जा बनती है।
क्लियर हुआ? तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, श्वसन क्रिया में वो हमेशा कौन सा उत्पाद बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके मन में एक डाउट आ जाएगा, तो फिर प्लांट ऑक्सीजन कब बनाते हैं? हम तो यही पढ़ते हैं कि प्लांट लगाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो बेटा जो प्लांट ऑक्सीजन बनाता है वो फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन जब वो श्वसन की क्रिया करते हैं तब उस समय कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया, तो सर ये कार्बन डाइऑक्साइड ये श्वसन की क्रिया कब करते हैं? तो श्वसन की क्रिया करते हैं बेटा वो रात में करते हैं, और दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो दिन में करेंगे प्रकाश संश्लेषण और रात में करते हैं रेस्पिरेशन, इनकी श्वसन क्रिया। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में वो क्या करते हैं? पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे कभी भी नहीं सोना चाहिए। क्लियर हुआ? याद रखना। अब श्वसन में हम क्या करते हैं? हवा नाक के माध्यम से लेंगे, श्वास नली से जाकर वो लंग्स यानी फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से यहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा, और रक्त के माध्यम से उसका जो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है, और कुछ मात्रा में CO2 को भी करता है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम हवा कहां से लेंगे? नाक से हवा लेंगे, जाएगी ये नाक से होते हुए, नॉस्ट्रिल से होते हुए, इंटरनल लेयर, फेरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया इनकी श्वास नली में जाएगी, और ट्रेकिया के बाद जाएगी लंग्स में। लंग्स में यहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा, और रक्त में एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन वर्णक या हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को हम क्या कह देते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक। इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक कहते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। क्लियर हुआ? इसके अलावा पूछ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण का अगर उत्पाद पूछेंगे तो वो क्या बनेगा? उसमें बनता है ऑक्सीजन, और अगर श्वसन क्रिया का उत्पाद पूछेंगे तो उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट होगा अपना उत्सर्जन। उत्सर्जन भी एक अपचयी क्रिया है, और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ जैसे A और B दो पदार्थ मिले और उन्हें COD प्लस अपशिष्ट पदार्थ बना दिया। अब इस अपशिष्ट पदार्थ जो निकलेगा हमारे शरीर, जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, सजीवों की यह भी एक विशेषता होती है कि किसी भी जीव या अंग के बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही संवेदना कहलाती है। और हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन। तो वो 5 संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? 5 संवेदी अंग होंगी। त्वचा, जिसे हम स्किन, ये टच संबंधी संवेदना या स्पर्श संबंधी संवेदना को ग्रहण करता है। दूसरा होता है नोज, नाक, ये स्मेल अर्थात गंध संबंधी संवेदना को ग्रहण करता है। तीसरा हो जाता है अपना टंग।
जीव, जीव जो होता है यह टेस्ट अर्थात स्वाद संवेदनी संवेदना को ग्रहण करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे शरीर में एक होता है ईयर, कान। कान जो होता है यह हियरिंग सुनने की संवेदना को ग्रहण करता है। सुनने की संवेदना को ग्रहण करता है। और एक होता है आई, आंख। आंख जो होती है ये साइट दृश्य संवेदना को ग्रहण करता है। तो किसको? दृश्य संवेदना को ग्रहण करता है। तो हमारे शरीर में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5 सेंसरी एक्सेप्टर ऑर्गन, ग्राही अंग या संवेदी अंग होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 5। नोज, आई, ईयर, टंग और स्किन। तो कितने हो गए? 5। इसके अलावा 9th अपना हो जाएगा एडैप्शन, अनुकूलन। परिवर्तन की प्रक्रिया जिससे कोई प्राणी अपने आसपास के वातावरण के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित बन सके, मतलब पर्यावरण के अनुकूल हो सके, यह क्षमता भी सजीवों में पाई जाती है। इसके अलावा एक और अन्य होती है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र होता है। सजीवों का एक जीवन चक्र होता है। अब जीवन चक्र में देखिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें बनता है युग्मक बनता है। सबसे पहले क्या होता है? शुक्राणु, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस के द्वारा बनता है। शुक्राणु बनता है जिसे हम मेल गैमीट कहते हैं। युग्मक बनाइए। अब युग्मक क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा, निषेचन की क्रिया करेगा। और निषेचन की क्रिया के पश्चात शुक्राणु और फीमेल में बनता है अंडाणु। स्पर्म या ओवम, यह युग्मक कहलाते हैं, गैमीट कहलाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होंगे और निषेचन की क्रिया के पश्चात बनता है जाइगोट। और ये जो युग्मनज बनेगा जाइगोट, ये भ्रूण में बदलेगा। भ्रूण शिशु में बदलेगा, एम्ब्रियो, शिशु चाइल्ड बनेगा, फीटस भी बनेगा बीच में, फिर इसके बाद चाइल्ड बनेगा। चाइल्ड बस ये विकसित होगा और ये विकसित होकर वयस्क बनेगा। अब शिशु जब विकसित होकर वयस्क बनेगा, वयस्क फिर से क्या करेगा? प्रजनन की क्रिया करेगा। ठीक है। अब प्रजनन की क्रिया में वो क्या करेंगे? उसके अंडाणु और शुक्राणु मिलकर निषेचन करेंगे और इस तरीके से अपना क्या करेंगे? अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे। और ये वयस्क प्रजनन की क्रिया के द्वारा अपने ही समान संतति या ऑफ स्प्रिंग्स का निर्माण करते हैं। और फिर वयस्क हो जाएगा वृद्ध, वृद्धावस्था आएगी और वृद्धावस्था के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होने के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा और फिर से अंडाणु शुक्राणु, चूंकि ये प्रजनन की क्रिया के द्वारा इसने क्या बनाया था? अंडाणु शुक्राणु। ठीक है ना। अंडाणु प्रजनन क्रिया में क्या हुआ? अंडाणु शुक्राणु दोनों में निषेचन की क्रिया हुई और उन्होंने फिर से युग्मनज भ्रूण शिशु विकसित हुआ वयस्क, और इस तरीके से प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो ये सजीवों में क्या होता है? जीवन चक्र होता है। तो ये सजीवों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं।